एक ऐसा इंसान जिसने लीबिया देश पर 42 साल शासन किया और अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। अफसोस, यूरोपियन देश खासकर अमेरिका ने तेल के भंडार हासिल करने के लिए उसी के देश के लोगों से मरवाकर उसे विश्व में तानाशाह बना दिया। आम इंसान नहीं बल्कि वो तानाशाह मुअम्मर मोहम्मद अबू मिन्यार अल गद्दाफी है, जिसने 42 साल तक लिबिया पर राज किया। आंखों पर काला चश्मा, अतरंगी कपड़े, सिर पर गोल टोपी और आसपास महिला गार्ड्स लिए गद्दाफी एक जमाने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। फिर आखिर क्यों उसका सामना इतनी खौफनाक मौत से हुआ? आखिर क्यों उसके अपने ही लोग जो एक समय गद्दाफी को अपना मसीहा समझते थे, वे उसे ही मारना चाहते थे? क्यों उसकी अपनी जनता उसे बेतहाशा नफरत करती थी? और बात ये भी आती है कि अगर लिबिया की जनता ने उसे अपनाया ही नहीं था तो कैसे उसने 42 साल तक लिबिया पर शासन किया? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि हमारी द डिक्टेटर्स नाम की सीरीज की पहली कड़ी है। इस सीरीज में हम विश्व भर के उन क्रूर तानाशाहों की बात करेंगे जिन्होंने न केवल जीवित रहते हुए समाज को शर्मसार किया, बल्कि मरने के बाद भी वो समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसके एंड लाइफ ऑफ गद्दाफी एंड हाउ ही केम टू पावर। दोस्तों, 7 जून 1942 लिबिया के सिरते शहर के रेगिस्तान के बीच एक तंबू में एक बच्चे का जन्म हुआ, और किसे पता था कि रेत के टीलों के बीच पैदा हुआ वो बच्चा आने वाले समय में अपने देश पर शासन करने वाला है, जिसे पूरी दुनिया गद्दाफी के नाम से जानेगी। दोस्तों, गद्दाफी का परिवार बेदुवीन था, और बेदुवीन उन घुमंतु लोगों को कहा जाता है जो उत्तरी अफ्रीका, लेवांत और ऊपरी मेसोपोटामिया जैसे इलाकों के रेगिस्तान में रहते हैं। भले ही गद्दाफी का परिवार गरीब था, लेकिन गद्दाफी के पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। साथ ही गद्दाफी को धार्मिक शिक्षा भी दी गई थी। और दोस्तों, 1960 के दशक में जब गद्दाफी बड़ा हो रहा था तो उस दौरान लिबिया में इदरिस का राज हुआ करता था, लेकिन इदरिस के राज में लिबिया की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वजह थी इदरिस सरकार का पश्चिमी देशों के करीब होना, और लिबिया में तेल की प्रचुर मात्रा में भंडार थे, पर उस पर लिबिया का नहीं बल्कि पश्चिम के देशों का कंट्रोल था। और क्योंकि उस समय भी मिडिल ईस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज के पास तेल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए इन देशों के शासक पैसों के लालच में अपनी ऑयल इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल वेस्टर्न देशों की कंपनीज को दे दिया करते थे। और लिबिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। यही कंपनियां कीमत तय करती थी और राजस्व के लगभग आधे हिस्से की मालिक होती थी, लेकिन तेल का फायदा सिर्फ इदरिस सरकार को हो रहा था, ना कि जनता को। जनता अभी भी गरीबी और भुखमरी का शिकार हो रही थी, और इदरिस सरकार जनता पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगी। गद्दाफी अपने आसपास ये सब होते हुए देख रहा था, और बचपन की गरीबी और सरकार के शोषण ने उसको भी विद्रोही बना दिया। और कहीं ना कहीं बड़े होते ही उसके मन में इस बात ने घर बना लिया कि अगर गरीबी से निकलना है तो पावर चाहिए, और पावर पाने का सत्ता में आना ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए दोस्तों, वो बढ़ चढ़कर लिबिया में होने वाली एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में भाग लेने लगा, और गद्दाफी ने इदरिस सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए, उनके खिलाफ पोस्टर बांटे, जिसकी वजह से अव्यवस्था के फैलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया गया, और सजा के तौर पर गद्दाफी और उसके परिवार को अपना शहर छोड़ना पड़ा। जिसके बाद गद्दाफी मिस्रात चला गया, लेकिन सत्ता हासिल करने की आग अब भी उसके अंदर जल रही थी, और यहाँ पर भी वो गुप्त रूप से अपने मिशन को कामयाब करने के लिए ही काम कर रहा था। गद्दाफी मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासेर के विचारों से काफी प्रभावित था, और नासेर ने अरब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और पश्चिम के उपनिवेशवाद को खत्म करने की वकालत की थी। गद्दाफी भी लिबिया की जनता को इदरिस से आजाद करने के लिए कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा था, और इसके लिए उसने सेना का रास्ता चुना। उसको मालूम था कि अगर वो सेना में सेंध लगाने में कामयाब रहता है तो सत्ता को हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों, गद्दाफी ने सेना में शामिल होने के लिए 1963 में अपनी विचारधारा वाले दोस्तों के साथ रॉयल मिलिट्री एकेडमी बेंगाजी में ट्रेनिंग ली। और दोस्तों, कैडरों के समूह के साथ उसने 1964 में प्री ऑफिसर्स मूवमेंट की केंद्रीय समिति की स्थापना की, और ये मिस्र के नासिर की ही एक क्रांतिकारी जैसा समूह था।
दोस्तों, गद्दाफी ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपनी पहुंच सत्ता के सर्वोच्च लेवल तक बना सके और जन समर्थन हासिल कर सके और अपना एक प्रभाव छोड़ सके। इसी दौरान लिबिया में अलग अलग तरीके से गद्दाफी ने सरकार में सेंध मारनी शुरू की और उसने कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा की और अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1965 में गद्दाफी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में कर्नल बन गया और तब से लेकर अपने अंत तक गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से ही जाना जाता था और कर्नल बनने से गद्दाफी धीरे धीरे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपना दबदबा कायम करने लगा। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल रहा था और लिबिया के हालात पहले के मुकाबले बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे और उस वक्त न सिर्फ लिबिया के हालात खराब थे बल्कि बाकी अरब देशों के भी हालात बहुत खराब थे। 60 के दशक में अरब राष्ट्रवाद चरम पर था और 1967 में मिस्र 6 दिन के युद्ध में इसराइल से हार गया तो लिबिया में भी इसका असर दिखने लगा। पश्चिमी देशों के करीबी होने की वजह से इदरिस को इसराइल समर्थक माना जाता था और इसके विरोध में राजधानी त्रिपोली और बेंगाजी जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इदरिस की गवर्नमेंट इन विद्रोहों को क्रूरता से कुचलने लगी। जब हालात और ज्यादा बिगड़ गए तब लिबिया में रहकर अपने मकसद तक गद्दाफी नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए वो टर्की चला गया। टर्की जाने के बाद गद्दाफी ने लिबिया पर शासन की तैयारी शुरू की क्योंकि वही सही वक्त था जब वो बादशाह इदरिस से रियासत को अपने हाथ में ले सकता था और इस समय तक लिबिया के पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी पात भी मजबूत हो चुकी थी। हालांकि उस समय तक गद्दाफी का मकसद सिर्फ लिबिया को आज़ाद करना था क्योंकि गद्दाफी को किंग इदरिस की अरब देशों से दूरी और पश्चिम देशों के साथ नज़दीकी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। इवन इदरिस ने अमेरिका और ब्रिटेन को देश में मिलिट्री बेसिस कायम करने की इजाज़त तक दे रखी थी। और दोस्तों, ऐसे ही 1 सितंबर 1971 को जब इदरिस टर्की में अपना इलाज करा रहे थे तब लिबिया की राजधानी त्रिपोली और बेंगाजी में मिलिट्री की गाड़ियां सरकारी दफ्तरों, संपर्क केंद्रों और पुलिस स्टेशनों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच गई और उस दौरान तख्ता पलट की अफवाहें इतनी ज्यादा थी कि जब वो असल में हुआ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि ये किसने किया है। जब 1 सितंबर को तख्ता पलट हुआ तो किसी को यह पता ही नहीं था कि इसकी बागडोर किसके हाथ में है और भ्रम की स्थिति इस हद तक थी कि इदरिस में निजी बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकी सेना ने इंटरफेरेंस ही नहीं किया। सेना को लगा कि आदेश बड़े अफसरों से आया है तो उसने खुद ही सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और लिबिया में महज कुछ ही घंटों में शासन बदल गया था, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत की खबरें नहीं आई थी। गद्दाफी ने बिना खून बहाए वहां के बादशाह इदरिस को अपनी गद्दी से हटाया। डायरेक्टोरेट ने खुद को रेवोल्यूशनरी कमांड की काउंसिल यानी आरसीसी का नाम दिया और गद्दाफी ने राजशाही को खत्म कर लिबियन अरब गणराज्य का ऐलान कर दिया। और टर्की में मौजूद किंग इदरिस को जब तख्ता पलट का पता चला तो उसको मालूम था कि अगर वो वापस लिबिया गया तो उसका हश्र बुरा हो सकता है, इसीलिए उसने देश से बाहर ही रहना उचित समझा और 1983 में उसकी मृत्यु तक वो देश से बाहर ही रहा। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यहाँ ये थी कि तख्ता पलट के बावजूद लिबिया के लोगों को यही नहीं मालूम था कि कौन पूरे घटनाक्रम का मुखिया है और घटना के 7वें दिन उन्हें इस बात की जिम्मेदारी तब मिली जब गद्दाफी ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन किया। राष्ट्र के नाम अपने पहले भाषण में उसने कहा कि मैंने सत्ता बदलकर बदलाव और शुद्धिकरण की मांग का जवाब दिया है और बादशाह ने देश के बाहर रहने की बात मान ली है। बहुत से लोगों ने रुकी और सामंती राजनीतिक व्यवस्था के बाद बहने वाली ताज़ा हवा का जोर शोर से स्वागत किया। हालांकि अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि लिबिया की जनता ने गद्दाफी में ऐसा क्या देखा कि वे उसे अपना मसीहा मान बैठे और एक डिक्टेटर के रूप में उसे आसानी से अपना लिया। आइए अब वो जानते हैं वाई पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ डिक्टेटर, ट्रांजिशन फ्रॉम द मसाया फेज टू द डिक्टेटर फेज। देखिए दोस्तों, लिबिया में जिस वक्त तख्ता पलट हुआ उस दौरान लिबिया के लोगों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी और उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो उन्हें विकास की ओर ले जाए और गद्दाफी उन वाकयों से वाकिफ था। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, गद्दाफी मिस्र के गुलाम अब्देल नासेर को अपना राजनीतिक हीरो मानता था जिनकी छवि उस समय बहुत अच्छी थी। और जब गद्दाफी सत्ता में आया तो लोगों को यही लगा था कि कर्नल गद्दाफी गुलाम अब्देल नासेर के नक्शे कदम पर चलेगा। दोस्तों, यही एक कारण था कि लिबिया की जनता ने सुकून की सांस ली थी। हालांकि गद्दाफी ने जब शासन संभाला तो उसने अपने लोगों को विश्वास दिलाया था कि वो बादशाहत में यकीन नहीं रखता, वो कभी नहीं चाहता कि लोग उससे पूजे। और यही कारण था कि लोग कर्नल गद्दाफी की सत्ता संभालने से बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो निरंकुश तानाशाह बनता गया। और आइए अब जानते हैं कि कैसे हुई शुरुआत उसकी तानाशाही की। एज अ डिक्टेटर
दोस्तों, गद्दाफी ने सबसे पहले सत्ता में आते ही उन विदेशी कंपनियों को सीधा ऑर्डर दे दिया कि तेल की मुंह मांगी कीमत दी जाए, वरना उन्हें लौट जा करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स का एक बड़ा हिस्सा देना होगा। तेल कंपनियों के पास और कोई सोल्यूशन नहीं था और उन्हें गद्दाफी की बात माननी ही थी। और इसके बाद लिबिया की इकोनॉमी में गजब का उछाल आया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गद्दाफी के किए गए कामों को देखने के बाद आसपास के अरब देशों में लोग उसको आइडल मानने लगे थे और फिर उन्होंने भी गद्दाफी की राह को अपनाया और धीरे धीरे पैसा सर चढ़ बोलने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, गद्दाफी निरंकुश तानाशाह बनता गया। गद्दाफी ने लिबिया में हो रहे हर तरह के व्यापार को अपने बेटों को सौंप दिया और अब व्यापार बड़ा हो या छोटा, उन्हें गद्दाफी के बेटे ही संभालते थे, जिसकी वजह से घर के घर में पैसा जाता था और इधर जनता आर्थिक तंगी से शिकार हो रही थी। पैसों और ताकत के गुरूर ने गद्दाफी की इंसानियत खत्म कर दी और साथ ही साथ उसकी सोचने समझने की शक्ति भी। 1970s और 1980s के दशक में गद्दाफी ने लिबिया के अफ्रीका के पड़ोसी राज्यों खासकर चैड पर आक्रमण किए और जाहिर सी बात है कि ऐसा करके वो आसपास के देशों को कब्जा करना चाहता था और साथ ही उसकी आतंकी संगठनों के साथ जुड़े होने की खबरें भी सुर्खियों में थी। साफ तौर पर गद्दाफी की नीतियां विरोधियों का दमन करने वाली थी और यही वजह थी कि लोग उसे सन की भी कहा करते थे। धीरे धीरे गद्दाफी को कई देशों की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया और नतीजा हुआ कि लिबिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। कई आतंकी हमलों में लिबिया का नाम भी सामने आया और 1986 में बर्लिन डांस क्लब की बमबारी में लिबिया का नाम आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्रवाई की और त्रिपोली स्थित गद्दाफी के निवास पर हमला किया। इसके अलावा गद्दाफी दुनिया भर में उस समय बहुत बदनाम हो गया जब 21 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से डेट्रॉइट जाने वाले पैन एम जहाज में स्कॉटलैंड में लॉकरबी के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ जिसमें 243 लोग मारे गए। बाद में जांच में पाया गया कि इसमें कथित रूप से लिबिया का हाथ था और इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन गद्दाफी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने गद्दाफी को एक मैड डॉग यानी पागल कुत्ता तक कह डाला। बहुत कम समय में गद्दाफी ने अपने दुश्मन बना लिए थे और अपनी सुरक्षा को लेकर उसका पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। उसे डर था कि उसके विरोधी उसको मरवा ना दे, उसका असैसिनेशन ना करा दे, इसीलिए उसने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी। अब जब भी गद्दाफी का काफिला निकलता तो हथियारबंद सैनिकों के साथ एक जैसी कई गाड़ियां निकलती थी जो दो अलग दिशाओं में जाती थी और एक में वो खुद होता था और दूसरे को झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा वो 2 जहाजों का इस्तेमाल करता था और हद तो तब हो गई जब वो किसी से हाथ मिलाने से पहले भी दस्तानों का इस्तेमाल करने लगा ताकि उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। दोस्तों, इन जगहों पर विरोधियों को फांसी पर लटकाना भी उसके लिए एक आम बात हो गई थी और उन दिनों त्रिपोली में रहने वाले आशीष शिखावी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि एक दिन जब हम विश्वविद्यालय पहुंचे मौके पर मौत हो गई। ये गद्दाफी का बेटा मुतासिम और सैन्य प्रमुख अबू बकर यूनुस थे। इस हमले से जैसे तैसे गद्दाफी बच गया और अपने कुछ लोगों के साथ अपने ही शहर की गलियों में अपने ही लोगों के बीच जान की भीख मांगते हुए दर दर भटकने लगा। लेकिन दोस्तों, इस टाइम तक लोगों के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि वे उसकी मदद की बजाय उसे नोच खाने को तैयार थे। भीड़ बेकाबू होने लगी और गद्दाफी को देखते ही लोग उसे खौफनाक मौत देने की इच्छा रखने लगे। अपने ही लोगों से बचते हुए गद्दाफी रेगिस्तान के एक 70 सेंटीमीटर के सिरेमिक पाइप में जाकर छुप गया, लेकिन आखिर वो कब तक छुपा था। कुछ ही वक्त में उसे ढूंढ लिया गया और अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने दोनों हाथ जोड़ करके जैसे ही पाइप से बाहर निकला तो लोगों ने उसके दोनों पैरों पर गोली मार दी और कर्नल गद्दाफी को मारने के लिए लोग बेकाबू होते जा रहे थे। नाटो की फौज वहां पहुंची और लिबिया पर 42 साल तक एक छत्र राज करने वाला तानाशाह मरने से पहले अपनी जान बख्शने के लिए लोगों और सैनिकों के सामने थे कि गद्दाफी को कहां ले जाए कि तब तक भीड़ में एक शख्स ने कर्नल गद्दाफी के माथे के बीचों बीच गोली चला दी और अंतिम सांसें लेते हुए कर्नल गद्दाफी ने एक खौफनाक मौत का सामना किया। वहां सिर्फ गद्दाफी की ही मौत नहीं हुई बल्कि बताया जाता है कि मुठभेड़ में लगभग 100 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है और 42 साल तक लिबिया पर राज करने के बाद आखिरकार गद्दाफी अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच गया और उसके शव को कई दिनों बाद दफनाया गया। 20 अक्टूबर 2011 कर्नल गद्दाफी की मौत का दिन था और उस दिन लिबिया को आजाद घोषित कर दिया गया। लोगों ने जश्न मनाया और टीवी के हर न्यूज चैनल पर गद्दाफी की मौत का वीडियो दिखाया गया। हालांकि गद्दाफी के मरने के इतने सालों बाद भी लिबिया आज भी आंतरिक कलह से जूझ रहा है और उसके खात्मे के बाद यहाँ की प्रचुर तेल संपदा के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में लिबिया और उसके लोगों का भविष्य केवल वक्त ही तय करेगा।